Lecture number 11, Module 4, Negotiable Instruments Act. Till now we have covered a promissory note and a bill of exchange. Then we have seen the characteristics of Negotiable Instruments Act. Negotiable मतलब क्या, जो ट्रांसफर हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट मतलब समथिंग इन राइटिंग. Therefore all negotiable instruments, it is mandatory that they must be in writing and signed by the maker, and maybe sometimes उसका acceptance भी लगता है. So वो हमने differentiation देखा. We saw promissory note, उसको acceptance का ज़रूरत नहीं है, लेकिन bill of exchange has to be accepted. इसमें 2 पार्टीज होते हैं promissory note में, bill of exchange में 3 पार्टीज होते हैं. Now going further, a check. Now see, check का definition ही बोलता है कि it is a bill of exchange. So every check is a bill of exchange. See definition of check. Check is a bill of exchange drawn on a specified banker, fixed banker होता है, and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of truncated check and a check in electric form. So what you have to remember, basically एग्जाम में आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, that a bill of exchange, check is a bill of exchange which is drawn on a specified banker fix होता है. So देखो, bill of exchange में 3 पार्टीज होते हैं, and as every check is a bill of exchange, तो bill of exchange के requirements तो होंगे ही. So 3 पार्टीज होंगे. मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरा खुद का, that I receive my honorarium, जो भी मुझे कॉलेज पेमेंट करता है पर लेक्चर. आई एम नॉट ऑन अ सैलरी, आई एम नॉट अ एम्प्लॉयड, आई एम नॉट अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय दिस कॉलेज. मुझे खाली लेक्चर के लिए ऑन नॉट इवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आई एम ऑन अ विजिटिंग बेसिस. तो जितने लेक्चर होते हैं उतना मेरे को पेमेंट मिलता है. नाउ सी, सो थिंग इज व्हाट, नाउ कॉलेज पेज भी माई रेम्यूनरम, जो भी होगा अमाउंट जो बनता है, वॉट एवर छोटा सा अमाउंट होता है, दैट डे पे मी बाय चेक. नाउ सी, 3 पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में. बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो कौन? ड्रॉवर. तो चेक बना कौन रहा है? चेक इज बीइंग ड्रॉन बाय द कॉलेज, GSS. तो ग्रामीण शिक्षण संस्था इज द ड्रॉवर. ड्रॉई इज अ बैंकर, फिक्स बैंकर होता है, स्पेसिफाइड बैंकर होता है. तो ड्रॉई बैंकर, आई टोल्ड यू दैट आवर इंस्टीट्यूशन हैज़ अ बैंक अकाउंट इन GP पार्सिक बैंक, कापिरबौड़ी जो स्टार सिनेमा के वहाँ पे है, बिग बाज़ार के बाजू में. तो ड्रॉई कौन हुआ? ड्रॉई हुआ द बैंकर. एंड हु इज़ द पे? किसका नाम है चेक पे? मेरा नाम है. सो आई एम द पे, तो वो मुझे मिलता है. अभी अगर मैंने वो चेक किसी स्टूडेंट को दे दिया, सपोज दैट चेक इज फॉर ₹4,000, तो उतना पैसा चलो मुझे किसी स्टूडेंट को देना था, तो मैंने बोला एक काम करो, ये चेक तुमको दे देता हूँ, तुम जाके पैसे ले लो. तो अगर वो बेरर चेक होगा और क्रॉस नहीं है, अगर उसको क्रॉस किया या अकाउंट पे किया, जो टाइप्स ऑफ स्टेप हम लोग देखेंगे, तो वो बैंक टू बैंक ही पेमेंट होता है, उसको अकाउंट में ही डालना पड़ता है, और जिसका नाम रहेगा उसको ही मिलेगा. लेकिन अगर बेरर चेक होगा और मैंने अगर इंडोर्स कर दिया कि बाबा वो किसी को दे दो, उसका नाम लिख देता हूँ कि इसको मैंने ट्रांसफ़र किया, आई हैव गिवन इट टू हिम, सो ही गेट्स अ राइट टू कलेक्ट दैट अमाउंट. सो 3 पार्टीज हो गए. ड्रॉवर, दैट इज कॉलेज. ड्रॉई, दैट इज द बैंक, GP पार्सिक बैंक. एंड पेई, मेरा नाम रहेगा उसके ऊपर, ऑफ कोर्स. हाँ. So now see essential features or characteristics or requirements of a check. So essentials of a check, characteristic of a check, features of a check, answer will be same. Number 1, requisites of bill of exchange. See definition ही बोल रहा है that it is a bill of exchange. तो जो कुछ bill of exchange के हमने essentials देखे हुए वो सब इसमें आएंगे. So first requirement वही होगा that a check is a bill of exchange and therefore it must contain the essentials of a bill of exchange. And then in addition to that bill of exchange और भी requirements हो गए. Number 2, drawn on a specified banker. So drawee is a, in case of a check is always a specified banker, एक fixed bank है जो drawee रहेगा. Next, third, payable on demand. चेक कभी भी डिमांड किए बगैर नहीं मिलेगा. चेक समझो अभी मुझे वो चेक मिला, आई वेंट होम और मैंने वो चेक अपने वाइफ को दे दिया, उसने कबर्ड में रख दिया, मुझे पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे. पैसे मेरे अकाउंट में जमा होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको या तो मेरे अकाउंट में जमा करने पड़ेगा मेरे बैंक में, और अगर बेरर है एंड आई एम इन अ हरी दैट आई वांट दैट कैश इमीडिएटली, आई कैन डायरेक्टली गो टू GP पार्सिक बैंक एंड कलेक्ट दैट अमाउंट. सो इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. अगर ये चेक मैं अपने कबर्ड में रख दूँ तो वो नहीं मिलेगा. सो इट इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. तो डिमांड करोगे तो ही पैसे मिलेंगे चेक के.
नेक्स्ट, नो स्टैम्प, चेक इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑन अ स्टैम्प पेपर। ऐसा प्रॉमिसरी नोट था कि स्टैम्प पे होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ये भी लिखा होना चाहिए, लेकिन हर एक बैंक का चेक बुक होता है जो खुद बैंक इशू करती है, तो उसके ऊपर कोई रेवेन्यू स्टैम्प या कोई स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं रहता है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस, नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी बाय ड्रॉई बिफोर द डिमांड फॉर पेमेंट। नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी बाय द ड्रॉई बिफोर द डिमांड फॉर पेमेंट। तो जब तक डिमांड नहीं करता हूँ ना, उसी मुझे चेक दे दिया तो उनको बैंक को बोलना नहीं पड़ता है, बैंक की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती, वो सीधा मुझे चेक दे देते हैं। एंड व्हेन आई मेक दैट डिमांड आइदर बाय डिपॉजिटिंग दैट चेक इन माय अकाउंट और डायरेक्टली गोइंग टू दैट बैंक, तो मैं डिमांड करूंगा तभी ही वो पेएबल हो जाता है। पेएबल टू बेरर, अ चेक कैन बी मेड पेएबल टू बेरर। तो अगर बेरर लिखा होगा, बेरर लिखा नहीं होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो उसका लेफ्ट हैंड कॉर्नर में चेक का अगर आपने कभी देखा है तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर उसको 2 लाइंस मारना पड़ता है, पैरेलल लाइंस, वो लाइंस मार दिया मतलब वो क्रॉस चेक हो गया। या फिर उसके ऊपर लिखना पड़ता है नॉट निगोशिएबल या नॉट ट्रांसफरेबल या अकाउंट पे ही ओनली, मतलब वो अकाउंट पे मतलब क्या अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट होगा, बेरर नहीं है। अगर बेरर होगा तो आप सीधा यू कैन गो एंड कलेक्ट इट फ्रॉम दैट बैंक ओनली। अभी अगर वो चेक कभी कभी बेरर रहता है, कभी कभी ये रहता है, अभी कभी कभी बेरर रहता है, मुझे जाके चेक निकालने को टाइम भी नहीं रहता है, सो व्हाट आई डू, मैं उसको अपने हाथ से क्रॉस कर देता हूँ। एंड आई हैव अकाउंट इन सेंट्रल बैंक और भारत सहकारी बैंक जो ओसवाल पार्क में है, वो आते जाते मैं कभी वहाँ पे चेक डिपॉजिट कर देता हूँ, कभी कभी 2 महीने का एक साथ डिपॉजिट कर देता हूँ, मुझे जाने को भी टाइम मिलता है। और कभी ऐसा हो जाता है कि जेब में पैसे नहीं है और समझो एक चेक है, समझो 3000 रुपये का है, तो 3000 रुपये से गुड अमाउंट कुछ खर्चा करने के काम आ जाते, तो मैं सीधा जाते आते कभी भी पार्सिक बैंक जाता हूँ और उसको डिपॉजिट नहीं, सीधा उधर ही अक्रॉस काउंटर देता हूँ कैशियर को, वो इमीडिएट पेमेंट कर देता है, बेरर रहेगा तो। So at times it is payable to the bearer. So these are the essential characteristics of a check. Check relatively easy है और छोटा है. Then next going to types of check, kinds of check. Checks, there are 2 kinds of checks, bearer या cross. So number 1 is a bearer check, also known as a open check. तो bearer check अगर A ने B को दिया, अगर वो समझो ओपन चेक है, ओपन चेक मतलब बेरर चेक, सपोज कॉलेज ने मुझे बेरर चेक दिया, मैंने अपनी वाइफ का नाम लिख के उसको दे दिया, उसको मिल गया, उसको किसी उसकी फ्रेंड को पैसे देने हैं, उसने उसको दे दिया, उसका हो गया, उसने किसी और को दे दिया एंड ही गोज टू कलेक्ट दैट चेक, तो उसको मिल जाएगा। ऑल्सो नोन एज ओपन चेक, बेरर चेक आर ऑलवेज पेएबल अक्रॉस द काउंटर। तो जो बैंक का चेक है उसी ब्रांच में जाके सीधा उसको आप प्रेजेंट करो, आपको पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज द क्रॉस चेक। क्रॉस चेक, crossing of a check is drawing 2 parallel lines, 2 parallel transverse line on the top left hand corner of the check and with or without the words written within it. तो कभी कभी उसमें लिखते हैं 2 लाइन के बीच में नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी नॉट निगोशिएबल या अकाउंट पे ही, तो वो बेरर चेक नहीं है, सो वो क्रॉस हो गया। देन क्रॉसिंग के भी टाइप्स है, तो पहले क्रॉसिंग देखो क्या है। In this check the payment is made only to a banker so that the party who receives the payment of the check can be easily traced. तो अगर वो क्रॉस चेक होगा तो मुझे मेरा जो अकाउंट है आइदर भारत सहकारी बैंक, ठाणे भारत सहकारी बैंक, ओसवाल पार्क, पोखरण ब्रांच, या तो फिर मुझे जाके आई हैव अकाउंट इन TJSB बैंक ऑल्सो जो हीरानंदानी मेडोज में, तो या तो वहाँ पे जमा करना पड़ेगा या सेंट्रल बैंक में मेरा अकाउंट है वसंत विहार में, वहाँ पे मुझे वो जमा करना पड़ेगा। तो आई विल डिपॉजिट इट इन माई अकाउंट, माई बैंकर विल सेंड इट टू द कॉलेज बैंकर जो GP पार्सिक है, एंड देन GP पार्सिक विल मेक द पेमेंट एंड दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड और क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। तो मेरा अकाउंट मेरे को क्रेडिट हो जाएगा, दैट मनी विल बी रिसीव्ड इन माई अकाउंट। दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस। अभी क्रॉस के भी टाइप होते हैं, जनरल क्रॉसिंग, देन सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग एंड थर्ड रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग खाली 2 लाइन मार दो, ट्रांसवर्स लाइन लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर पैरेलल लाइन, वो जनरल क्रॉसिंग हो गया। इन दिस केस पेमेंट विल बी मेड टू द बैंकर थ्रू विच इट इज प्रेजेंटेड। तो अगर मैंने सेंट्रल बैंक में वो जमा कर दिया तो सेंट्रल बैंक विल सेंड इट फॉर कलेक्शन टू पार्सिक बैंक एंड पार्सिक बैंक विल मेक पेमेंट टू द सेंट्रल बैंक। सेकंड, स्पेशल क्रॉसिंग, वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड बाय 2 पैरेलल ट्रांसफर लाइन्स एंड द नेम ऑफ द बैंकर इज रिटन इन इट विथ और विदाउट द वर्ड्स नॉट निगोशिएबल, तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। Here
द ड्रॉई बैंकर विल मेक पेमेंट ओनली टू द बैंकर टू whom इट हैज़ क्रॉस और इट्स कलेक्शन एजेंट। तो समझो उसमें नाम, एक मेरा 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताया, अगर उसमें TJSB का नाम लिखा हुआ है और मैं वो अगर भारत सागर में डाल दूँ तो जमा नहीं हो जाएगा। एंड थर्ड इज अ रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जहाँ 2 लाइन्स जो होते हैं उसके अंडर अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली लिखा जाता है, अकाउंट पे ही ओनली। हियर द चेक आर क्रॉस विद 2 पैरेलल लाइन्स, transfer lines, and words account payee or account payee only is written within it. In this case, the proceeds are credited to the account of the payee only. Checks of this kind are negotiable. No, negotiable इसलिए तो है। Crossing after issue, crossing of check other than authorized by the act is unlawful. तो अब बाद में कोई अगर क्रॉसिंग करे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देन अगर नॉट निगोशिएबल वर्ड होगा तो बेसिकली वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। तो चेक तो है लेकिन वो उसका जो फीचर है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर क्या है, दैट इट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, वो खत्म हो जाता है। देन वो जिसका है उसको ही मिलेगा एंड उसको ही कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीबॉडी। सो इन रियल सेंस वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। ओके, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफ्रेंशिएशन। ऑलवेज पेपर में याद रखो आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ताकि क्या होता है, दिखने में प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, पढ़ने में ईजी होता है। और अगर आपको पास होना है तो मेरा काम कम करो, एक ही पॉइंट ऊपर नीचे लिखोगे तो मुझे ढूंढना पड़ता है। सो लेफ्ट हैंड कॉर्नर शुड बी द चेक, राइट हैंड कॉर्नर शुड बी द बिल ऑफ एक्सचेंज। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉइंग। ओनली अ बैंकर की कैन बी अ ड्रॉइंग इन केस ऑफ चेक। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, तो बैंकर ही वहाँ पे ड्रॉइंग हो सकता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर प्योर बिल ऑफ एक्सचेंज जो चेक नहीं है तो ड्रॉई बैंक नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट अदरवाइज बाई है। सो वहाँ पे आप लिखो एनी वन कैन बी ड्रॉई इंक्लूडिंग अ बैंकर, तो बैंकर ही ड्रॉई हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बैंकर ड्रॉई है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज चेक हो गया। सेकंड, एक्सेप्टेंस। अ चेक रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा तो उसको एक्सेप्टेंस लगता है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, ड्रॉई इज लायबल आफ्टर हिज एक्सेप्टेंस। तो अगर ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है और बोला है कि सी को पेमेंट करो या मुझे पेमेंट करो, ड्रॉई और पे एक आदमी हो सकता है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो अगर ए ने चेक निकाला है ऑन बी डायरेक्टिंग बी टू पे सी, तो बी ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए। या ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है कि पे ए, मुझे ही पे करो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका लाइबिलिटी नहीं बनेगा। सो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट, डिफरेंशिएशन, पेमेंट। चेक इज पेएबल ओनली ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस। तो एक बार चेक प्रेजेंट हो गया तो बैंक आपसे टाइम नहीं मांग सकता है कि काम करो 5 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, वो नहीं हो सकता है। चेक ना प्रेजेंट करो, इमीडिएट पेमेंट हो ही जाना चाहिए। Whereas in case of a bill of exchange, the drawer is discharged if the bill is not presented for payment to the acceptor. If the bill is not presented for payment, a bill is normally entitled to 3 days of grace. मैंने गलती से आगे का पॉइंट पढ़ दिया। A bill is normally entitled to 3 days of grace after maturity unless it is a bill of exchange payable on demand. तो अगर उसमें लिखा रहेगा ऑन डिमांड तो 3 दिन नहीं रहता है, लेकिन अगर वो ड्यू डेट लिखा हुआ है ऑन डिमांड नहीं रहेगा तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। तो सपोज आज की तारीख है, फॉर एग्जांपल नाउ दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन 10 सितंबर, तो 10 सितंबर को प्रेजेंट हो गया जिसके ऊपर 10 सितंबर का तारीख है, तो 11, 12 और 13 सितंबर, 13 सितंबर का तक का 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा, एक्स्ट्रा पीरियड। देन प्रेजेंटमेंट, check if not presented to the banker for payment, it does not discharge the drawer unless he suffers injury or damages. Drawer is in case of a bill of exchange, drawer is discharged if the bill is not presented for payment to the acceptor. तो अगर present नहीं हुआ तो discharge हो गया drawer. Notice, 5th point. In case of dishonor of a check, in case of dishonor of a check, notice of dishonor is necessary, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए तो वी विल गो टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर चेक आप किसी को सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहते हुए देते हो, से फॉर एग्जांपल
यू इशू ए इशूज अ चेक पेएबल टू बी एंड चेक का अमाउंट है 50,000 एंड उसके बैंक में अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और उस कारण से अगर वो चेक डिसऑनर हो गया, दैट कैरीज अ पनिशमेंट, दैट कैरीज अ क्रिमिनल पनिशमेंट, जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन है, दैट वी विल सी लेटर. इन केस ऑफ डिसऑनर notice is necessary. Then in case of dishonor of bill of exchange, notice of dishonor is to be given to all parties liable to pay. तो अगर ए ने बी के ऊपर निकाला है, ए सी को पेमेंट करो, बी ने डी को दे दिया, तो नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू डी, बी एंड ए, तीनों को देना पड़ता है. क्योंकि लाइबिलिटी जो है ना वो ड्रॉवर का सेकेंडरी है, ड्रॉई का फर्स्ट है. तो अगर ड्रॉई फेल हो गया तो ड्रॉवर को भी पैसे देने पड़ेंगे. यहाँ पे क्या होता है, बैंक को नोटिस नहीं देना पड़ता है. नोटिस हैज़ ओनली टू बी गिवन टू द पर्सन हु हैज़ इशूड द चेक, लेकिन नोटिस मैंडेटरी होता है. देन नेक्स्ट, क्रॉसिंग. अ चेक में बी क्रॉस्ड, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग का कुछ सवाल पैदा ही नहीं होता है. अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नेवर बी क्रॉस. देन स्टैम्प. चेक रिक्वायर्स नो स्टैम्प, अभी हमने डिस्कस किया था. एंड बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प. तो अगर रिक्वायरमेंट है कि 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का जो भी स्टैम्प है वो दैट हैज़ टू बी देयर एज पर द लॉ. देन पेएबल, काउंटर मेंडिंग पे वो पॉइंट आप मत लिखो, 8th वाला. हाँ, आफ्टर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, अ चेक इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर. और बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटेड या प्रोटेस्ट के लिए नोट या इट मे बी नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर. ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो गए. नाउ गोइंग फर्दर, criminal penalties in case of dishonor of a check. अगर चेक डिसऑनर हो गया तो उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. अगर समझो चेक ने ए ने बी को चेक इशू किया और वो चेक डिसऑनर हो गया, उसको बाउंस हो गया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाउंस हो गया, बट इट इज़ एक्चुअली अ डिसऑनर. तो अगर चेक डिसऑनर हो गया, इन दैट सिचुएशन, नाउ सपोज टेक दैट सेम एग्जांपल, कॉलेज ने मुझे चेक दिया, आई सेंट इट फॉर कलेक्शन एंड वो चेक वापस आ गया. ऐसा होता नहीं कभी, कॉलेज हैज सफिशिएंट बैलेंस, लेकिन आपको एग्जांपल समझ में इसलिए बोलता हूँ. सो नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो, आफ्टर दैट चेक हैज़ बीन रिटर्न डिसऑनर, तो मुझे नोटिस देगा बैंक कि आपका मोबाइल पे SMS आ जाएगा कि आपने चेक जो डिपॉजिट किया था फॉर कलेक्शन दैट हैज़ बीन रिटर्न डिसऑनर, और उसका एक 100 रुपीज़ पेनल्टी भी रहता है. तो दैट पेनल्टी इज़ लायबल टू बोथ. तो अगर मेरा अकाउंट में अगर वो चेक जमा होकर नहीं डिसऑनर हो गया तो मुझे भी 100 रुपये का फाइन होता है. सो दैट 100 रुपीज़ इज़ टू बी, वो सीधा डेबिट कर देते हैं. आपका अकाउंट उनके पास रहता है, पैसे रहते, तो उसमें से 100 रुपये वो लोग काट लेते हैं. दैट इज़ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट अपार्ट, देन I will have to give a notice in writing to the college, telling to bringing it to their notice कि आपने मुझे चेक दिया था मेरा ऑनरेरियम का, मेरा मानधन का, और वो चेक वापस आया है जो कलेक्शन के लिए भेजा था with the reason insufficient funds. तो you are requested to make payment to me of that amount within a period of 15 days from the receipt of this notice. तो ये नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर कॉलेज को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा. अगर नोटिस दिया, कॉलेज ने मिस्टेक मान लिया और इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, बात ख़त्म. लेकिन अगर कॉलेज ने मीन्स आना तानी किया, टाइम पे नहीं दिया, या दे जस्ट इग्नोर, सो आई गेट अ कॉज ऑफ एक्शन एंड ऑन द 16th डे आई कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द कॉलेज. और प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो एक प्राइवेट रिटर्न कंप्लेंट लेके जाना पड़ता है, चेक लगाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि देखो मुझे पहले चेक डिसऑनर हो गया, चेक ये कारण के लिए मिला था और मैंने उनको नोटिस दिया कि आपने दिया हुआ चेक वापस आया है, डिसऑनर हो गया है, एंड स्टिल दे हैव फेल्ड टू मेक पेमेंट, तो ऑफेंस हो गया. एंड देन आफ्टर फेलियर ऑन द 16th डे, उसके बाद में नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. ये उसका प्रोसीजर हो गया. सो नाउ सी अंडर 138, पहले तो आप ये लिख लो कि क्रिमिनल समझ लो
क्रिमिनल पेनल्टीज इन केस ऑफ दिस ऑन, मैंने फोटो जो भेजा था उसमें ये है. Whenever a check has been issued to discharge a legally enforceable debt or liability and has been dishonored due to paucity of funds, paucity means insufficient funds, the drawee or holder in due course must within 30 days, तो वो चेक जब रिटर्न और डिसऑनर हो गया उसके बाद में 30 दिन के अंदर आपको रिटर्न नोटिस देना पड़ता है, जिसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138. And that notice has to be served on the drawer by by post, by courier, by speed post, या तो फिर by email, और व्हाट्सएप भी आजकल चलता है कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से. उसको सर्विस होना चाहिए, और वो सर्विस होने के बाद अगर उसने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा ऑन द 16th डे. ऑन फ्रॉम दैट 16th डे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है. सो वो आप थोड़ा सा नोटिंग कर लो. सो पॉइंट नंबर 1, दैट द चेक वॉज इशूड बाय द ड्रॉवर. पॉइंट नंबर 2, द पेई deposited that particular check for collection with the drawee bank. Number 3, the drawee bank has dishonored the check for reason insufficient funds या stop payment जो भी होगा वो. And then the your bank, तो आपका अभी देखो मैंने वो समझो सेंट्रल बैंक में जमा किया, सेंट्रल बैंक ने वो पार्सिक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, पार्सिक बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, पार्सिक बैंक ने वो डिसऑनर कर दिया कि इतना बैलेंस है ही नहीं, चेक बाउंस हो गया. सो अगेन दैट चेक विल बी सेंड टू माय बैंक, सेंट्रल बैंक, एंड सेंट्रल बैंक विल इन्फॉर्म मी कि आपने जो चेक दिया था तो वो डिसऑनर हो गया है. सो ये जो मुझे नोटिस मिलता है ना, कि जो भी मुझे मैसेज आता है दैट द चेक हैज़ डिसऑनर, वो दिन है सर्विस का. सो फ्रॉम दैट डे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मुझे उनको नोटिस देना पड़ता है इन राइटिंग. ओरल नोटिस देके फ़ायदा नहीं, नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग, बाय पोस्टल और स्पीड पोस्ट या कुरियर से करो, या आजकल ईमेल से भी चलता है. सो वंस दैट नोटिस इज सर्व्ड, देन नेक्स्ट 15 days दे हैव टू मेक पेमेंट. सो नाउ एज्यूम दैट द चेक वॉज गिवन टू मी ऑन 1st August 2020. मैंने वो चेक 2 अगस्त को बैंक में जमा कर दिया. माई बैंक सेंट इट फॉर कलेक्शन नेक्स्ट डे 3rd August को विद द पार्सिक बैंक. जीपी पार्सिक बैंक ने डिसऑनर करके 4 तारीख को वापस भेज दिया, विच वॉज रिसीव्ड बाय माई बैंक, एंड दे इन्फॉर्म मी ऑन 5th. तो मेरा नॉलेज कभी हुआ है 5th को. सो 5th से लेके आगे का 30 डेज के अंदर, सो 35, मतलब 4 सितंबर के अंदर मुझे उनको नोटिस देना पड़ेगा ना. अभी पूरा और 30 डेज रुकने का जरूरत है, मैंने इमीडिएटली दूसरे दिन उनको नोटिस दे दिया. सो 5 अगस्त को मैंने इमीडिएटली नोटिस उनको कुरियर से भेज दिया. दैट वाज रिसीव्ड बाय देम ऑन 6th. तो 6 और 15 कितना हो गया, 21. सो दे हैव अ पीरियड ऑफ 20 till 21 अगस्त टू मेक दैट पेमेंट. तो 21 अगस्त तक वो मुझे पेमेंट कर सकते हैं. अगर उन्होंने किया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया तो पीरियड कभी हो गया, 21 अगस्त का उनको पीरियड मिला है. दैट सो पेमेंट वॉज बी मेड ऑन और बिफोर 21 अगस्त. अगर 21 अगस्त निकल गया, 22 अगस्त आ गया एंड दे हैव नॉट पेड मी, तो 15 डेज पीरियड खत्म हो गया. सो मेरे लिए इफ़ आई एम द कंप्लेनेंट, आई गेट अ कॉज ऑफ एक्शन ऑन 22 अगस्त, एंड फ्रॉम 22 अगस्त टिल नेक्स्ट 30 डेज. वो तारीख क्या देख लो, 8 दिन हो गए अगस्त के, 9 दिन 31 तक, और आगे के 21 डेज. सो ऑलमोस्ट 20 सितंबर तक शायद रहेगा लिमिटेशन. वो काउंट करेंगे तो शायद एक दूसरा दिन आगे पीछे हो सकता है. सो 21 सितंबर तक आई हैव टाइम टू गो एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम. वंस दिस कंप्लेंट इज फाइल्ड, द कोर्ट इशूज समन्स टू हिम एंड ही हैज़ टू कम एंड आंसर. और अगर कोर्ट को तुम्हारा केस सही लगा एंड ही फेल्स टू मेक आउट एनी केस, कोई डिफेंस अगर वो नहीं कर पाया, तो उसको सज़ा हो जाएगी ना. व्हाट पनिशमेंट कैन बी गिवन, वो भी आप समझ लो. अगर कन्विक्शन हो गया, अगर उसको सज़ा हो गई चेक देकर वो डिसऑनर करने की, इन दैट इवेंट सज़ा हो सकती है फाइन. फाइन अमाउंट कैन बी अप टू डबल अमाउंट ऑफ द चेक. तो समझो 5,000, अभी 5,000 के चेक के लिए कोई झगड़ा करने जाता नहीं, लेकिन समझो 1 लाख का चेक है, तो 1 लाख का चेक रहेगा तो उसको फाइन हो सकता है अप टू 2 लाख रुपीज़, और इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, या दोनों भी हो सकता है. तो कभी कभी कोर्ट डिफ़ॉल्ट में कर देता है कि ये डबल अमाउंट भर दो, अगर नहीं भरोगे 15 दिन के अंदर तो आपको सज़ा हो जाएगी 6 महीने की या 7 महीने की, ऐसी सज़ा हो सकती है.
सो ये समझ लो. लेट मी अगेन गिव यू अ रिकैप बिफोर आई फिनिश दिस. फोर्थ मॉड्यूल खत्म हो गया. चेक, डिसऑनर ऑफ चेक. पॉइंट नंबर 1, चेक हैज टू बी फर्स्टली प्रेजेंटेड. और एक चीज को याद रखो, चेक का एक वैलिडिटी पीरियड होता है. एवरी चेक इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स, सॉरी, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. तो अगर डेट ऑफ इशू है 1 सितंबर, तो उसका 1 मंथ कभी खत्म हो गया 1 अक्टूबर, सेकेंड मंथ कभी हो गया 1 नवंबर, एंड थर्ड कभी हो गया, सॉरी, सितंबर का चेक है तो अक्टूबर को 1 महीना खत्म हो गया, नवंबर को दूसरा महीना खत्म हो गया, और दिसंबर को तीसरा महीना खत्म हो गया. सो दैट चेक विल रिमेन वैलिड टिल 1 दिसंबर 2020. तो ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है उसके अंदर वो चेक प्रेजेंट करना ही पड़ता है, नंबर 1. एंड समटाइम्स द चेक इज गिवन पोस्ट डेटेड. तो आज की तारीख क्या है, 10 सितंबर है, तो चेक मैं 20 सितंबर का दे रहा हूँ, तो इट इज़ ओनली अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर उसको प्रेजेंट करोगे तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो यू हैव टू वेट टिल दैट पर्टिकुलर डेट. सो वो दिन तक वो चेक पोस्ट डेटेड चेक है, इट इज़ ओनली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसको आप डिमांड नहीं कर सकते हो. 20th तारीख आ गया, आप उसको डिमांड करो, आपको पेमेंट हो जाएगा, इट विल बी एक्सेप्टेड फॉर कलेक्शन. सो चेक ये हो गया, ये तो हो गया चेक का. सो जस्ट अ रिकैप ऑफ द प्रोविजंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, क्रिमिनल लाइबिलिटी. पॉइंट नंबर 1, चेक दिया था वो वैलिडिटी पीरियड में ही प्रेजेंट करना चाहिए. अगर नाही किया 3 मंथ्स में, तो चेक आपण म्हणतो ना, जेवण केलं 2 दिवस ठेवलं, आता पोळी तिसऱ्या दिवशी खाल का, तुम्ही काय म्हणणार आहे वो बासी हो गया, शिळी झाली पोळी, वैसे चेक भी स्टेल हो जाता है, देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर कलेक्शन. तो 3 महीने के अंदर का पीरियड में, सो इट मस्ट बी नंबर 1 प्रेजेंटेड विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी. नंबर 2, देर मस्ट बी अ डिमांड. आप चेक अपनी जेब में रखो तो पैसे नहीं मिलेंगे, दैट डिमांड हैज टू बी मेड. नंबर 3, दैट द चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर विदाउट मेकिंग पेमेंट फॉर द रीजन के अकाउंट में पैसे नहीं है. नंबर 4, आफ्टर यू लर्न अबाउट दैट डिसऑनर, you have given a written statutory demand notice under section 138 of the Negotiable Instruments Act, making a demand कि ये चेक आपने मुझे ये अमाउंट के लिए, ये ट्रांजैक्शन के लिए दिया था, वो वापस आया है, काइंडली 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दो. और उसमें ही बोलना पड़ता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया 15 दिन पे, तो यू विल बी लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. ऐसा उसमें नोटिस में बोलना पड़ता है. Then that notice has to be served upon the drawer, और वो उसको एक बार ड्यूली सर्व्ड हो गया, एंड देन ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड, या उसने वो पेमेंट नहीं किया है, तो ऑफेंस बन जाएगा ऑन द 16th डे. एंड वो 16th डे से लेके आगे के 30 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करना है. और नोटिस देने का भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि आपको एक बार पता चल गया दैट द नोटिस हैज़ बीन द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंकर फॉर इनसफिशिएंट फंड, तो उसके वो आपको जो दिन पता चलता है वहाँ से 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है. तो एक बार कोर्ट में गया मैटर, एंड इफ़ दैट पर्सन इज पनिश फॉर दैट ऑफेंस, पनिशमेंट क्या हो सकता है, नंबर 1, डबल अमाउंट ऑफ द चेक एज फाइन, नंबर 2, इम्प्रिजनमेंट, एंड नंबर 3 दोनों भी हो सकता है. कभी कभी आइदर और रहता है कि आप पैसे भरो, नहीं पैसे भरोगे तो आपको पनिशमेंट हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. उतना ही आपको करने का है. अगेन आई रिपीट, आई रीइटरेट, एग्ज़ाम में खाली प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आएगा, तो उतना ही करो. नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैं पहले इंडेमनिटी गारंटी कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद एजेंसी. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.